Assalamu alaikum. Welcome back in Comprehensive Life. This is Mohammad Noman here. आज हम 9th क्लास का तीसरा लेक्चर रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस को डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी का दूसरी फील्ड के साथ ताल्लुक है या फिर नहीं है। तो इसका आंसर होगा जी है। अब देखें, अगर हम बायोकेमिस्ट्री को देखें कि अगर हम बायो को केमिस्ट्री के साथ डिस्कस करें, केमिस्ट्री के साथ पढ़ें, तो इसको हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। ऐसे ही अगर हम बायो को फिजिक्स के साथ पढ़ें तो इसको हम कहेंगे बायोफिजिक्स। मतलब बायो को दूसरी फील्ड के साथ पढ़ना, इसको हम कहते हैं रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद साइंसेस। तो सबसे पहला हमारा जो डेफिनेशन है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री के लाइफ को या फिर बायो को केमिस्ट्री के साथ स्टडी करना, कि द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ द डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, लिपिड्स, ग्लूकोज वगैरह वगैरह, इनके बारे में स्टडी करना और फिर इनके रिएक्शन कि ये हमारे बॉडी में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, जो कि पौधे करते हैं, रिस्पायरेशन। अभी आप इनके सिर्फ नाम याद कर लें, बाद में आगे जाके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है और रिस्पायरेशन क्या है। नंबर 2 पे आता है हमारे पास बायोफिजिक्स, कि बायोफिजिक्स क्या है। अब फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं फोर्स, ग्रेविटी, मैस वगैरह वगैरह। इन चीजों को जब हम बायो के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, बायो के साथ स्टडी करेंगे, तो इसको हम कहेंगे बायोफिजिक्स। द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेस, के फिजिक्स के सारे जो कवानीन हैं, अगर वो बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम उसको अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं उसको, तो इसको हम कहेंगे बायोफिजिक्स। अब इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि मसल्स मूवमेंट एंड लिवर। जैसे कि अगर मैं अपने इस बाजू पर एक वेट रखता हूँ, ये वेट, अब ये हमारे पास ये जो मैस है, ये लोड है, और जब इसको मैं उठाता हूँ तो मुझे फोर्स लगानी पड़ती है। तो अब जो ये मैस है, इसके नीचे की तरफ क्या होगी? ग्रेविटी होगी। तो ये ग्रेविटी, मैस या फिर फोर्स, ये सब चीजें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो जब इन चीजों को हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो इसको हम कहेंगे बायोफिजिक्स। नंबर 3 पे आता है हमारे पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या होता है? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इज यूज्ड ऑफ कंप्यूटर algorithms and mathematical models to understand and analyze biological data। के कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम कंप्यूटर की मदद लेते हैं और हम मैथमेटिक्स के उसमें उसूल भी उसमें लागू करते हैं, और उससे हम बायोलॉजिकल डाटा को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास है डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस, कि हमारे जिस्म के अंदर डीएनए किस तरतीब से आपस में जुड़े हुए हैं, या फिर हम पढ़ते हैं आरएनए की तरतीब को या फिर प्रोटीन की तरतीब को। इन तरतीब को पढ़ना और इनको समझना, ये सारे के सारे हम किस में पढ़ते हैं? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है बायोजियोग्राफी। बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ, जमीन, के द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, के ऑर्गेनिज्म का, जानदारों का मुख्तलिफ इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट होना, तकसीम होना। वो इलाका किसी मुल्क का भी हो सकता है, पूरी दुनिया भी हो सकती है। इसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। जैसे कि हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है मारखोर और डॉल्फिन। अब जो मारखोर है, ये चित्राल वाली साइड पे पाया जाता है, पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, और ये पंजाब में अब नहीं होगा। ऐसे ही डॉल्फिन है, ये इंडस रिवर में पाई जाती है।
मतलब हर जानदार का रहने का अलग अलग इलाका, तकसीम कर दिए गए ये जानवर कि ये वाला जानवर यहाँ नहीं है और दूसरा जानवर यहाँ है। इस चीज को हम कहते हैं बायोजियोग्राफी, के जानदारों का तकसीम होना, अलग अलग रीजन में रहना, इसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। उसके बाद है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स में हम देखते हैं कि इट डील विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हम इसमें बायोलॉजिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में एनालाइज करते हैं, तज्जिया करते हैं उसके बारे में, उसकी जांच पड़ताल करते हैं बायोलॉजिकल फील्ड के हवाले से। जैसे कि अगर हम देखें कि हमारे पास एक हॉस्पिटल है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 80 मरीज हैं, बड़े 80 पेशेंट में हम देखेंगे कि इनमें से कितनों को हेपेटाइटिस है और कितनों को हेपेटाइटिस नहीं है। ऐसे हम बर्थ रेट को देखते हैं कि इस हॉस्पिटल में एक दिन में इतने बच्चे पैदा हुए। तो ये सारे के सारा जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इस डेटा कलेक्ट करने को हम कहते हैं बायोस्टैटिक्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि हम बैक्टीरिया वगैरह को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि इंसानों के लिए कारआमद हो, इंसानों को फायदा पहुंचाए। जैसे कि अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इट डील विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपोनेंट्स टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट। अब इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कि अगर हम बैक्टीरिया को कल्चर करें तो इससे हम क्या बनाएंगे, इंसुलिन। बैक्टीरिया को कल्चर करने के बाद हमने बनाई इंसुलिन। अब जो ये इंसुलिन है, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है, शुगर के मरीजों के लिए ये बहुत मुफीद है। लास्ट है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी एग्जांपल अब इन्होंने दी है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। जैसे कि अगर एक किसान है, वो एक गंदम काश्त करता है, तो वो सबसे पहले देखेगा कि अगर मैं गंदम को काश्त कर रहा हूँ तो इस पे मेरी कितनी कॉस्ट आएगी, कितना मेरा खर्चा आएगा, वो उसको काउंट करेगा। उसके बाद देखेगा कि जब मैंने अपनी फसल को उगाया, तो जब मैंने इसको उगाया तो मुझे इसमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। अभी सारे के सारा जो अपना ये अंदाजा लगाता है, अपना ये पूरा खर्चे के बारे में ये एक कैलकुलेशन करता है अपनी, तो इसको हम कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। तो ये थी हमारे आज के टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। इसमें हमने 7 फील्ड को डिस्कस किया इसमें। होप के आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।